अगर आपके अपर बैक में ऐसा लग रहा है कि टैनिंग हो गई है और वहाँ पे खुजली भी आती है और बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रही है, तो हो सकता है ये टैनिंग नहीं हो, ये कोई स्किन की बीमारी हो सकती है जिसे कहते हैं मैकुलर अमाइलॉइडोसिस। तो मैं आज आपको इसी बीमारी के बारे में बताऊंगा कि मैकुलर अमाइलॉइडोसिस क्या होती है, इसके क्या लक्षण हैं, इसका क्या इलाज है। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। मैकुलर अमाइलॉइडोसिस के अंदर स्किन में एक प्रोटीन जमा हो जाती है और उस प्रोटीन को कहते हैं अमाइलॉइड। ये अमाइलॉइड प्रोटीन कहीं भी जमा हो सकती है, बॉडी में कहीं भी हो सकती है। ये स्किन में हो सकती है या बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स हैं उनमें भी हो सकती है, लेकिन जो स्किन में होती है वो केवल स्किन में ही रहती है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में नहीं जाती है। और अच्छी बात यह है कि जो स्किन वाली बीमारी है वो खतरनाक नहीं है, स्किन की जो अमाइलॉइडोसिस वो खतरनाक नहीं है, जबकि दूसरे अंगों में जो बीमारी होती है जैसे कि लिवर में, ब्रेन में, किडनी में, हार्ट में, इनमें भी अमाइलॉइड जमा हो सकती है। वहाँ पे ये बीमारी खतरनाक हो सकती है और उन अंगों को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन स्किन की जो अमाइलॉइडोसिस है वो स्किन में ही रहती है। जब जमा ये स्किन में होती है तो इसको बोलते हैं क्यूटेनियस अमाइलॉइडोसिस। क्यूटेनियस अमाइलॉइडोसिस 3 तरह की हो सकती है। एक तो वो जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, मैकुलर अमाइलॉइडोसिस। दूसरी वो जिसके अंदर बहुत सारे दाने बन जाते हैं दोनों पैरों के अंदर, लेग्स के अंदर, लेग्स के सामने वाले पोर्शन में। तो दोनों लेग्स में बहुत सारे मोटे मोटे ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के दाने बन जाते हैं और इन दानों में खूब खुजली आती है, तो इसको बोलते हैं लाइकन अमाइलॉइडोसिस। और तीसरी तरह की अमाइलॉइडोसिस वो होती है जिसके अंदर बड़ी बड़ी गांठें बन जाती हैं। ये गांठें फेस पे बनती हैं या आपके सिर पे बनती हैं या हाथ पैरों में बन जाती हैं, इसको बोलते हैं नोडुलर अमाइलॉइडोसिस। नोडुलर अमाइलॉइडोसिस कॉमन नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन जो मैकुलर अमाइलॉइडोसिस जिसके बारे में मैं भी आपको बता रहा हूँ, और दूसरी जो है लाइकन अमाइलॉइडोसिस, इसके बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके सारी डिटेल में जानकारी दूंगा। तो अभी बात करते हैं मैकुलर अमाइलॉइडोसिस की कि ये क्या होती है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका क्या इलाज है। मैकुलर अमाइलॉइडोसिस देखने में आपको ऐसा ही लगता है जैसे कोई टैनिंग हो गई हो, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके टैनिंग हो कहीं आप ये नहीं समझें कि जस्ट ये टैनिंग, हो सकता है कोई दूसरी बीमारी हो। तो ये टैनिंग जैसी लगती है, ये खासकर अपर बैक के ऊपर, यानी दोनों जो शोल्डर्स हैं उन शोल्डर्स के बीच में, तो इसको हम बोलते हैं इंटरस्कैपुलर रीजन। तो इंटरस्कैपुलर रीजन में वहाँ पे कुछ स्लेटी कलर के या हल्के काले रंग के कुछ धब्बे बन जाते हैं, और इन धब्बों में खास बात ये होती है कि इनके अंदर कुछ लाइनें सी बनती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये लहरें जैसी दिखाई पड़ती हैं, पानी की लहरें, इसलिए हम इसको कहते हैं रिपल पैटर्न। तो जो रिपल पैटर्न है वो इसकी खास पहचान है। ये ज़्यादातर तो अपर बैक पे ही होती है, और लेकिन इसके अलावा अपर चेस्ट पे हो सकती है, आर्म्स पे भी हो सकती है, फोर आर्म्स पे भी हो सकती है, थाई पे भी हो सकती है, या कहीं भी हो सकती है, या किसी भी सन एक्सपोज्ड एरिया के अंदर ही हो सकती है। मैकुलर अमाइलॉइडोसिस की खास बात यह है कि इसमें पिगमेंटेशन के अलावा खुजली आती है, और खुजली खूब आती है, और खुजली जितनी आएगी उतनी खुजली भी बढ़ती चली जाती है और बीमारी भी बढ़ती चली जाती है। मैकुलर अमाइलॉइडोसिस ज़्यादातर महिलाओं में होती है, 20 से 50 साल की उम्र में होती है, और ये एशिया, मिडिल ईस्ट और साउथ अमेरिका कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है। मैकुलर अमाइलॉइडोसिस की पहचान के अंदर जो, जैसा मैंने आपको बताया कि जो रिपल पैटर्न है वो खास चीज़ है। अब अपन आते हैं कि इस बीमारी का कारण क्या है, आखिर बीमारी क्यों होती है। जैसे मैंने बताया कि आपको इसका मेन रीज़न है अमाइलॉइड का जमा होना, लेकिन अमाइलॉइड बनती कैसे है उसके लिए हमें एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता कि अमाइलॉइड कहाँ से आ गया ये, लेकिन ये है कि ये इसके 2 बड़े फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि जेनेटिक फैक्टर्स यानी फैमिली हिस्ट्री यानी हेरिडिटरी है, दूसरा है आपके कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी आपके एनवायरमेंट में हैं जिनके कारण से ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जो जेनेटिकली इसके लिए प्रीडिस्पोज्ड हो। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फैक्टर है आपके फ्रिक्शन का, यानी रगड़ का, स्किन पे रगड़ आना। अब रगड़ किसी भी चीज़ से आ सकती है, पर जनरली जो रगड़ आती है और जिसके कारण से बीमारी बनती है वो ये है कि नहाने वक्त लोग बाग मैल छुटाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, स्क्रब करते हैं, ब्रश इस्तेमाल करते हैं, कई लोग झामा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें स्किन में रगड़ पैदा करती हैं, और ये जब बहुत लंबे टाइम तक जब रगड़ होती रहती है
तो धीरे धीरे जो स्किन, वहीं पे जो स्किन है, स्किन के कुछ सेल्स हैं, उनमें से वही प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है और वो प्रोटीन वहाँ पे जमा हो जाती है, तो वही मैकुलर अमाइलोइडोसिस होती है। इसके अलावा नहाने के बाद आप टॉवल इस्तेमाल करते हैं। टॉवल को एक्चुअली नहाने के बाद आपको ड्राई करने के लिए कुछ पैट करना चाहिए। पैट करने के बजाय अक्सर लोग पैट नहीं करते हैं, उसको रगड़ते हैं, रगड़ के पोंछते हैं। तो वो जो टॉवल से भी में रगड़ लगती है, वो भी धीरे धीरे लॉन्ग टाइम में जाके इसको मैकुलर अमाइलोइडिस को जन्म दे सकती है। इसके अलावा ये बीमारी कुछ दूसरी बीमारियों के साथ भी पाई गई है। उनका क्या रिलेशन एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ऑटोइम्यून डिजीज जैसे कि SLE है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, या कुछ वायरल डिजीजेज हैं, उनके साथ में भी ये बीमारी पाई गई है। इनका एग्जैक्ट रिलेशन तो नहीं पता, लेकिन इनके साथ कई केसेस के अंदर ये देखने को मिला है। अब आते हैं कि इस बीमारी की पहचान कैसे होती है। तो देखिए, जो मैंने इसके मेन फीचर बताए उससे आपको कुछ तो आइडिया लग जाता है, लेकिन असली पहचान तो इसके डॉक्टर लोग ही कर पाएंगे। और डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, तो इसको देख के वो आराम से पहचान जाते हैं कि ये मैकुलर अमाइलोइडोसिस है, और उसका खास फीचर वही रिपल पैटर्न है और जो पिगमेंटेशन है स्लेटी कलर का। लेकिन कुछ केसेस में उनको भी कन्फ्यूजन हो सकता है। कभी कभी वो कन्फ्यूजन इसलिए हो सकता है, कुछ बीमारियां देखने में ऐसी लगती हैं, जैसे कि एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसस, LPP। इसके बारे में मेरा ऑलरेडी वीडियो है। लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसस में भी इसी तरह स्लेटी रंग का पिगमेंटेशन होता है, लेकिन जनरली उसके अंदर रिपल पैटर्न नहीं होता है, और जनरली उसके अंदर ऐसी इतनी खुजली भी नहीं आती है। दूसरी एक और बीमारी है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। उसका मतलब ये होता है कि स्किन में अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन हुआ और वो सबसाइड कर गया, तो ठीक होने के बाद में फिर उसमें पिगमेंटेशन आ जाता है, तो उसको बोलते हैं PIH, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। तो उससे भी ये बीमारी कंफ्यूज हो सकती है। तो फिर भी अगर कंफ्यूजन है किसी तरह का, तो फिर डॉक्टर लोग बायोप्सी लेते हैं, और बायोप्सी से पोजीशन एकदम क्लियर हो जाती है कि ये मैकुलर अमाइलोइडोसिस है, क्योंकि बायोप्सी के अंदर ये अमाइलॉइड प्रोटीन दिखाई पड़ जाएगा। तो यह कोई दूसरी बीमारी है। अब आते हैं इस बीमारी के ट्रीटमेंट के ऊपर। देखिए, ट्रीटमेंट में हमें दो चीज़ों पर फोकस करना है। एक तो खुजली, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और दूसरी पिगमेंटेशन। खुजली के लिए पहले तो आपको ध्यान रखना है, जितनी खुजली आप अवॉइड कर सकें उतना अच्छा है, क्योंकि जितनी खुजली ज़्यादा करेंगे उतनी ये बीमारी बढ़ती चली जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि खुजली को हम कम करने के लिए कुछ हम मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। खुजली कम करने के लिए हम दवाइयाँ भी देते हैं, और जिसको हम बोलते हैं एंटीहिस्टामिन्स। तो एंटीहिस्टामिन्स से खुजली में काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, और कई तरह के एंटीहिस्टामिन्स आती हैं। इनके अलावा पिगमेंटेशन कम करने के लिए जो दवाइयाँ देते हैं, उनमें हम वही दवाइयाँ यूज़ करते हैं जो बाकी पिगमेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्विनोन है, वो पिगमेंटेशन को कम कर देता है। कोजिक एसिड है, आर्बिटिन है, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनसे पिगमेंटेशन कम होता है। वो क्रीम्स के रूप में आती हैं। इनको हम दोनों टाइम सुबह शाम लगाते हैं, और लंबे टाइम तक लगाना पड़ेगा। इनके अलावा आपको स्टेरॉइड क्रीम भी दे सकते हैं डॉक्टर, लेकिन स्टेरॉइड क्रीम ध्यान रखें आप कभी भी खुद इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि ये बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। स्किन आपकी खराब हो सकती है, क्योंकि स्टेरॉइड कई तरह के होते हैं और उसमें कई के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो स्टेरॉइड क्रीम से भी इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। स्टेरॉइड के अलावा टेक्रोलिमस जो है उसका ऑइंटमेंट, उससे भी इसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, वो भी दिया जा सकता है। इन लगाने वाली दवाइयों के अलावा कुछ खाने वाली दवाइयाँ भी हैं जिनको हम दे सकते हैं, जैसे कि रेटिनॉइड्स दे सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन है या साइक्लोफॉस्फामाइड है। इन दवाइयों का भी प्रयोग करते हैं। इनसे भी उन केसेस में काफ़ी रिलीफ मिलता है जो अकेले लगाने वाली दवाइयों से नहीं ठीक होते हैं। इसके अलावा आप फोटोथेरेपी दे सकते हैं, जहाँ पे नैरो बैंड इस्तेमाल कर सकते हैं या पुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी ND-ARC लेज़र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं होता है तो कुछ केसेस के अंदर हम डर्माब्रेजन भी यूज़ कर सकते हैं। डर्माब्रेजन के अंदर हम स्किन की जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम हटा देते हैं, वो एक रोलर के द्वारा, एक इलेक्ट्रिक रोलर होता है, उससे हटा देते हैं। तो ये थे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट। कई तरह के ट्रीटमेंट है जिनको हम दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे मैं आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।